चर्चाओं का जो मुद्दा बना हुआ है वो सेंटर मार्केट का है। अपर कास्ट के लोग बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं के घरों पे बुलडोजर चल रहा है। इसका क्या रीजन है आगे? वकील साहब, अभी एक करंट का मुद्दा चल रहा है, मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी रामपुर वाली, जो कि आजम खान साहब ने बनवाई थी। ये बता रहे हैं उसकी 40 बिल्डिंगें थी और 38 गिराई जानी है। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? जैसे आप कह रहे हैं कि अगर राम में आस्था है तो उस पैसे का यूज गरीब गुरबाओं में होना चाहिए। हमारे मेरठ के अंदर बहुत सारी जमीन वक्फ की है और ये आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। क्या वो जिम्मेदार लोग इस चीज को नहीं कर सकते कि हाँ, जितनी भी जमीनें उनको यूज में ले लें और हम यहाँ स्कूल या यूनिवर्सिटी खोल दें? तो ये लोग क्यों नहीं करते इन चीजों? आशमपुरा कांड हुआ, निगार कांड हुआ, इसमें मैंने ये सुना कि लोगों को बचाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा। यही वजह है जो मैं आपके पास आया हूँ। नहीं देखिए, स्वागत है यूनाइट B2B के एक और एपिसोड में। आज हम आपको मिलाना चाहते हैं एक मेरठ की जानी मानी हस्ती से, जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है और जिन्होंने शहर के लोगों के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया 1991 में, 1987 में, और जितने भी समाज के मुद्दे रहे हैं, लेके अब से करंट मुद्दों से लेकर के पुराने मुद्दे तक, हमारे वकील साहब ने बिल्कुल बेबाकी से उठाए हैं। आज हम आपको मिलाना चाहते हैं डॉक्टर यूसुफ कुरैशी एडवोकेट साहब से और जानेंगे शहर के मुद्दों के बारे में। जी हाजी जी, खैरियत से हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। जी हाई जी, मैं आपसे सीधा जानना चाहता हूँ, शहर में बहुत सारी कुरीतियां चल रही हैं और अभी फिलहाल में जो सबसे चर्चाओं का जो मुद्दा बना हुआ है वो सेंटर मार्केट का है। अपर कास्ट के लोग बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं के घरों पे बुलडोजर चल रहा है। इसका क्या रीजन है आज भी? देखिए, ये बुलडोजर कास्ट के आधार पर नहीं है। एक योजना होती है, आवास विकास की एक योजना थी। कमर्शियल एरिया होता है जी, नॉन कमर्शियल एरिया होता है जी, तो ये जो शास्त्री नगर आबाद किया गया था, एक नक्शे के तहत इसको आबाद किया गया था। तो कुछ लोगों ने कमर्शियल एरिया बना दिया रेजिडेंशियल एरिया को, जिसके ऊपर कानून और खास तरीके से अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पर बहुत सख्त है, क्योंकि नहीं चाहा जाता कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका मिसयूज हो, जो कमर्शियल एरिया है उसका मिसयूज हो, जो रेजिडेंशियल एरिया है उसका मिसयूज हो। तो जहां तक मिसयूज का मसला था, लेकिन इस वक्त लापरवाही की गई आवास विकास के अधिकारियों को। जब कमर्शियल यूज किया गया रेजिडेंशियल एरिया को, रिहायशी एरिया को, उस वक्त उनको चालान करने चाहिए थे, रोकना चाहिए था और कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक अरसे तक वो लोग वहां पर आबाद होकर उन्होंने अपने रोटी और रोजी का जरिया बनाना शुरू कर दिया, और जब एक अरसा गुजर गया तो अब उन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया। और क्योंकि कानून है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, कि इसीलिए ये दोष जो है सारा का सारा ये आवास विकास का है, ये प्रशासन का है, लेकिन ये हाजी जी, शासन का है। आपसे पहले समाजवादी सरकार हुई है। समाजवादी सरकार में भी ये कार्य हुआ था कि जो अवैध बिल्डिंग है उनको तोड़ा जाएगा, लेकिन समाजवादी सरकार ने इस पर रोक लगवा दी थी। अगर गवर्नमेंट चाहती है, उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है, योगी गवर्नमेंट चाहती है, तो चाहे तो रोक लगवा दे इस पे। हाँ, नहीं, सरकार अगर चाहे तो इस एरिया को वे तरमीम कर सकते हैं, जी, गवर्नमेंट के तो हाथ में है। जी, लेकिन जो एज ए चीज सरकार ने ही खुद हम्म, उसको जो है रेजिडेंशियल एरिया घोषित किया हुआ है, और अभी तक सरकार कोई तरमीम करने के लिए तैयार नहीं है, और वह कमर्शियल काम हो रहा है, तो अदालतें तो बर्दाश्त नहीं करेंगी। अदालतें तो अपना कानून के हिसाब से काम करती हैं। ये सरकार के ऊपर मुनहसिर है कि उसमें तरमीम कर दे, अमेंडमेंट कर दे, या उनके लिए ऐसा कर दे कि कोई जगह के ऊपर कमर्शियल बिल्डिंग बना दे जहां उनके लिए रोजी और रोटी के साधन उपलब्ध हो जाए। तो कहीं ना कहीं हाजी जी, ऐसा नहीं लगता कि अगर इन लोगों के साथ में ये हो रहा तो बीजेपी का वोट बैंक खिसक रहा है? नहीं, वोट बैंक की बात नहीं है। वोट बैंक तो बीजेपी तो धार्मिक आधार के ऊपर उन्माद पैदा कर सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ती है। उनके लिए कोई मुद्दा नहीं होता विकास का या जनता की समस्याओं का, जनता के दुख दर्द का। भारतीय जनता पार्टी का मुझको नहीं याद है आज तक, मुझे इतनी बड़ी एज है,
और मैंने जनसंघ जब होती थी तब भी मैंने चुनाव देखे हैं। जी। तो इनके जो चुनाव जब हुए हैं वो आधार जो है धार्मिक आधार के ऊपर ये चुनाव लड़ते हैं। कभी भी मुद्दे के ऊपर चुनाव मैंने नहीं देखा। यहाँ पर अनेकों बार चुनाव हुए हैं और जब मुद्दों पर चुनाव हुए तो यहाँ मेरे से बीजेपी हारी है। मंजूर साहब विधायक हुए हैं, शाहनवाज साहब एमपी हुए हैं, मोहसिन अकीदवाई एमपी हुए हैं, हरीश पाल एमपी हुए हैं। तो मुद्दों के आधार पर जब चुनाव हुए तब तक बीजेपी हारी है। और जब मुद्दों से हट के धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं तो हिंदू और मुसलमान के आधार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। भाई जी, अभी एक करंट का मुद्दा चल रहा है बहुत ज्यादा। वकील साहब, अभी एक करंट का मुद्दा चल रहा है, मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी रामपुर वाली, जो कि आजम खान साहब ने बनवाई थी। ये बता रहे हैं उसकी 40 बिल्डिंगें थी और 38 गिराई जानी है। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये तो बदले की भावना है और शिक्षा के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं समझता हूँ कि इंडिया में, और इंडिया को छोड़ो, उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी यूनिवर्सिटी हैं, किसी यूनिवर्सिटी का नक्शा पास हुआ हो तो बता दें। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसका नक्शा नहीं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसका नक्शा नहीं। बड़ी बात बोल मेरठ यूनिवर्सिटी है, उसका नक्शा नहीं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। नक्शे किस अथॉरिटी ने पास किए इन यूनिवर्सिटियों के? जो जौहर यूनिवर्सिटी में आप चले गए झंडा लेकर कि उसका नक्शा पास नहीं है। अगर इन यूनिवर्सिटियों के भी नक्शे पास हुए हों तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता, आज तक कभी रिकॉर्ड के अंदर ऐसा नहीं आया जितनी हमारे उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी हैं उनके नक्शे जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पास किए हों। तो जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर एक यूनिवर्सिटी बनी है और एक उसका सपना है कि एक यूनिवर्सिटी बने और शिक्षा को कैद नहीं किया जा सकता धर्म के आधार पर कि अगर यूनिवर्सिटी बन गई है तो उसमें सिर्फ मुसलमान ही पढ़ेंगे, या अगर कोई कॉलेज है तो उसमें मुसलमान ही पढ़ेंगे। अब हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत मुसलमान पढ़ते हैं। एएमयू है, उसके अंदर बहुत हिंदू पढ़ते हैं। हमारा मेरठ के ले लीजिए, मेरठ कॉलेज है, मेरठ कॉलेज के अंदर बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की, बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की। फैजाम कॉलेज इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की, बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की, और स्टाफ हिंदू भी है, मुसलमान भी है। भाई जी, कहीं ना कहीं ये नहीं दर्शाया जा रहा कि ये जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम नेम है और बच्चे भी पढ़ ही रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है। एक तो मुस्लिम कम्युनिटी पहले ही एजुकेशन में पीछे है, कहीं ना कहीं ऐसा आपको नहीं लगता कि नहीं, नाम का भी अगर ले लें तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी के नाम से यूनिवर्सिटी है जी, जिनके नाम के बगैर जंग आजादी की तारीख अधूरी रहती है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कोई नाम ऐसा भी नहीं है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम ना हो के जिना का नाम रख दिया हो, तो अभी काबिल एतराज बात है। भाई, ऐसे नेशनलिस्ट आदमी के नाम पर यूनिवर्सिटी है तो जिसके नाम पे हमें बड़ा फख्र होता है, जिनकी खिदमत और कुर्बानियों का हम गुणगान करते हैं। तो मैं नहीं समझता, वो तो सिर्फ एक खास नजरिए के तहत यूनिवर्सिटी को टारगेट बनाया जा रहा। भाई जी, अभी कुछ समय पहले के बयान है सेंट्रल मार्केट में ही, एक तो विनीत शारदा है, एक संगीत सोम है, और उनका कहना ये था कि हम मुस्लिमों को व्यापारी नहीं मानते, और दूसरी बात, मुस्लिम पिट छित के समाजवादी पार्टी को वोट देता है, जूते खाता है और वहां पे क्या कहते हैं, ये बिछाता है, क्या बोलते हैं उसको, यहां से कट कर देना, ठीक है। अभी संगीत सोम का बयान है और विनीत शारदा जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि मुसलमान तो पिट छित के समाजवादी को वोट देता है और अपनी जूती सीधी कराती है समाजवादी पार्टी। इस पर आपका क्या कहना है? और वो मुस्लिमों को ये कहते हैं कि हम व्यापारी नहीं मानते होंगे। नहीं, देखिए, व्यापार अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। लेकिन वो तो बड़ी बात कहना है ना कि मुस्लिमों को व्यापारी नहीं मानते। मतदाताओं को भी ये हिंदू और मुसलमानों में तकसीम करते हैं। मेरठ की इतिहास है, तारीख है जी। यहाँ से कांग्रेस के नाम के ऊपर जगदीश चंद्र रस्तोगी एमएलए रहे हैं जी। यहाँ कांग्रेस के नाम से शहर मेरठ से कैलाश प्रकाश एमएलए रहे, मंत्री भी रहे जी। जगदीश चंद्र रस्तोगी संसद के अंदर, और उससे पहले यहाँ चुनाव लड़ा, वो विधायक रहे हैं। तो ये कहना हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर राजनीति ये लोग बांटते हैं। हम लोग तो, हमारा नजरिया, हमारा जहन, और खास तरीके से मुसलमान वोट देता है जो बहुत बड़ा मेरठ के लिए विकास करे और जनताओं की समस्याओं का निराकरण करे। यही वजह है कि यहाँ पर अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी ने जब जीत हासिल की है, जब इन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पर मनाफरत पैदा की है, मुनाफरत पैदा की है, इख्तलाफ पैदा किया है, तो जीत गए हैं। वरना उसके ऊपर भारतीय जनता जनसंघ के नाम के ऊपर जमानतें जब्त हुई है। पंडित जयनारायण शर्मा को कांग्रेस के नाम पर विधायक बनाया गया यहाँ से, इसी मेरठ की सरजमीन से। मंजूर अहमद साहब को एमएलए बनाया गया कांग्रेस के नाम के ऊपर।
और जब मंजूर साहब दूसरी पार्टी के नाम से यहाँ से आए तो चुनाव हरा दिया गया, उनको जयनारायण शर्मा को विधायक बना दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान ने कभी सोच जो है वो पार्टियों से जुड़े रहे हैं, नजरिए से जुड़े रहे हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम पे मेरठ के मुसलमान ने कभी वोट नहीं किया। हालांकि मुसलमानों में भी कुछ दल ऐसे रहे हैं जिन्होंने मुसलमान के नाम के ऊपर जो है मुसलमानों का अलहदा से वो करना कोशिश की। यहाँ प्रोफेसर हुस्ना बेगम बहुत बड़ी लीडर रही है जी और प्रोफेसर मेरठ कॉलेज के अंदर थी, सोशियोलॉजी की, इत्तेफाक से मेरी उस्ताद भी रही है, जी वो बहुत बड़ी सेकुलर थी। और स्वतंत्रता आंदोलन में काजी नजमुद्दीन फैमिली, जी जिन्होंने एक जमाने में अंग्रेजों का लिए बुगल बजाया था, जी उनकी उस फैमिली से थी, उनकी वो फैमिली की वो थी, सदस्य थी। जी और उनका जबरदस्त प्रोफेसर थी मेरठ कॉलेज के अंदर। जी। उन्होंने चुनाव लड़ा और जब चुनाव लड़ा वो मुसलमान थे, उधर से लीग वाले आ गए तो मुसलमानों को डिवाइड कर दिया, बीजेपी जीत गई, जनसंघ जीत गए, मोहनलाल कपूर विधायक हो गए, हुस्ना बेगम चुनाव हार गई। जी। तो जब जब हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेला गया है तब तक जनसंघ को, बीजेपी को फायदा हुआ है। जी भाई जी, अब से कुछ टाइम पहले कमेला हुआ करता था। कुछ लोगों का कहना यह है कि वहां पे अवैध कटान होता था जिसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया, लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुत लोगों का, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वहां से रोजगार जुड़ा हुआ था। तो उसके रीजन क्या थे, क्या वजह थी? देखिए, पशु वधशालाओं पर जी कभी भी अवैध कटान नहीं हुआ। जी पशु वधशाला के ऊपर नगर निगम का एक डॉक्टर नियुक्त होता था, सरकार का एक डॉक्टर नियुक्त होता था एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से। ठीक। और नगर निगम के अधिकारी, वहां पर जब स्लाटर हाउस आरंभ होता था, वध होते थे पशु, तो डॉक्टर जानवर चेक करता था और नगर निगम का अधिकारी उनसे टैक्स वसूल करता था। ठीक। फिर नगर निगम, नगर पालिका के बाद में नगर निगम जब बना तो नगर निगम ने ठेका सिस्टम शुरू कर दिया। जी। करोड़ रुपए के ठेके बिकने लगे, नगर निगम की आय बढ़ गई इस कमेले से। तो फायदा किसको हुआ? निगम को। फर्क पड़ा जी जी पर जो अपना जानवर जिबा करके चंद सैकड़ों में, 50 में, 100 में जानवर वध कर अपनी दुकानों पर ले गए। वो होने लगा 500, 400 रुपए वध होने लगा जब ठेके छूटने लगे। जी जी जी। तो इसमें फायदा तो नगर निगम का रहा है और व्यापारियों का, गोश्त का कारोबार करने वालों को हमेशा नुकसान रहा है। और ये सरकार ऐसी आई कि इन्होंने पूरी यूपी के अंदर पशु वधशालाएं बंद कर दी। तो अवैध कटान, गोश्त अभी जो का तो लोग खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? लेकिन ये तो बंद समाजवादी सरकार में हुआ था ना? नहीं, समाजवादी सरकार में नहीं हुआ। नहीं। फिर किसने बंद किया इसको कमेले? ये सरकार, बीजेपी की सरकार में बंद हुआ, बीजेपी की गवर्नमेंट में बंद हुआ। अच्छा भाई जी, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हैं 2027 में आने वाले हैं चुनाव, वैसे वैसे ये कुछ शरारती तत्व बोलते हैं कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतार दो, और एक बहुत चल रहा है कि आई लव मोहम्मद, अगर हम उसको बोल देते हैं तो हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे यूथ के ऊपर मुकदमे हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है हाजी जी, आप कैसे देखते हैं? ये वही लोग की जहनियत है जी कि आई लव मोहम्मद, क्या क्या हो गया? अगर मोहम्मद से प्यार करना कोई गुनाह हो गया, पाप हो गया? नहीं, अगर आप इसको कानून के तरीके से डिफेंड करते तो कैसे? नहीं, कानूनन कोई पाबंदी नहीं है। कोई कानून ऐसा नहीं है जो अपने धर्म में आस्था रखना, उसकी इबादत करना, उसको फॉलो करना, उसमें यकीन और एतमाद रखना, कोई कानून कोई रुकावट पैदा नहीं करता। फंडामेंटल राइट हमें देता है, ये अधिकार है बिल्कुल, तो अधिकार और कानून इजाजत देता है, भारतीय संविधान इजाजत देता है इबादत करने की। और ये मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतरना, ये भी तो चंद लम्हों के लिए है। जो अजान होती है, जो कोर्ट से भी कोई पाबंदी नहीं है कि कोर्ट ने पाबंदी लगाई हो, बल्कि हाई कोर्ट के अंदर तो ये भी आया कि भाई 5 टाइम की अजान होती है और 5 मिनट से 25 मिनट, 24 घंटे में 25-30 मिनट अजान में टाइम लग जाता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जी। तो ये तो सांप्रदायिकता की सोच है जो ये भारतीय जनता पार्टी, अजानों को पाबंदी। इसमें मैंने ये सुना कि लोगों को बचाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। यही वजह है जो मैं आपके पास आया हूँ। नहीं, कभी अजानें हो रही हैं, सड़कों पे वाज होता था, तो कभी भी कोई लोगों ने ख्याल भी नहीं आया, ध्यान भी नहीं दिया। भाई जी, अब से पहले मेरठ में कुछ दंगे हुए थे, आशमपुरा कांड हुआ, निगार कांड हुआ, इसमें मैंने ये सुना कि लोगों को बचाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा, यही वजह है जो मैं आपके पास आया हूँ। नहीं, देखिए, जो दंगे हुए हैं, क्योंकि मेरा जो डीएनए है वो सेकुलर रहा है, मेरी जो परिवार रहा है वो स्वतंत्रता संग्राम परिवार रहा। मेरे अंकल स्वर्गीय नेता हकीमुद्दीन को नेताजी कहा जाता था, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और 1964 में नगर पालिका के
मेंबर रहे उस जमाने में। जी। सारे डिपार्टमेंट नगर पालिका में होते थे, उस वक्त वो मेंबर होते थे। तो घरेलू एतबार से हम लोगों का जो ताल्लुक रहा वो इन चीजों से रहा जिसके अंदर पब्लिक से हम जुड़ा रहे। जी। तो जनरल साहब शाहनवाज साहब से मेरा ताल्लुक रहा, जी। तो वहीं से सारी राजनीति की और खिदमत करने का जज्बा। वो आदमी जनरल शाहनवाज खां जो ये कहा जाता था कि लाल किले से आई आवाज धिल्लन सहगल शाहनवाज, जी। जिनको सजाए मौत अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में लाल किले में कैद किए गए जी। और वहां उनको सजा दी गई, सजाए मौत का ऐलान किया, मुल्क में बगावत हुई और उनको अंग्रेजों ने रात को रिहा करना पड़ा मजबूर होकर। तो उस शख्स की तरबियत जो है अल्लाह का शुक्र है वो मुझको रही है। और मैंने बहुत देखा है कि वो बहुत कोशिश की गई कि वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान से भी ऑफर थी, उन्होंने कहा नहीं, ये गंगा जमनी तहजीब है। शाहनवाज साहब ने कहा वो सेकुलर थे और मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहूंगा। और गांधी जी की क़यादत में उन्होंने बहुत फिसादात के अंदर अमन के लिए काम किया। नवा खाली बंगाल के अंदर जो फिसाद बड़ा मशहूर हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने शाहनवाज साहब को बंगाल भेजा। वहाँ सुभद्रा जोशी एक लीडर होती थी, दिल्ली से MP रही है वो, और इंदिरा जी भी उस जमाने के अंदर सांप्रदायिकता विरोधी के में इस टीम के अंदर काम करते थे ये लोग। तो मेरी तरबियत जो रही है वो जनरल शाहनवाज खां की रही है। और शाहनवाज साहब ने यहाँ से MP रहे मुतवातिर, केंद्र में मंत्री रहे मुतवातिर, और उन्होंने यहाँ हमारे जो संगम जाती है इलाहाबाद के लिए, उस जमाने में रेल मिनिस्टर जब रहे तो संगम एक्सप्रेस देने वाले जनरल शाहनवाज खां हैं। जी। तो आप उनको उस्ताद मानते हैं, लेकिन ये जो कांड हुए थे ये क्या वजह थी? ये दरअसल वही सांप्रदायिकता थी कि शाहनवाज क्यों जीत रहे हैं, कांग्रेस क्यों जीत रही है, और हिंदू मुस्लिम का आधार अलग-अलग कैसे किया जाए। तो सोची समझी साजिश के तहत वो किया गया। जो ये दंगा हुआ शागासा पर पिपलेश्वर महादेव मंदिर के नाम के ऊपर, जिसका भी हाल फिलहाल में विवाद भी हुआ, पिपलेश्वर महादेव मंदिर एक प्याऊ था शागासे के ऊपर, उस पंडित पानी पिलाता था, लोग आते थे। सामने अनाज मंडी थी, जानवरों का भी एक प्याऊ था जब बैल पानी पीते थे, उसके अंदर चर के अंदर पानी, पंडित जी पानी पिलाते थे, ना हिंदुओं को ऐतराज था उनसे पानी पीने का। उसके ऊपर एक पेड़ नीचे से आ रहा था, तो अब छत के ऊपर तो कभी मंदिर हमने कभी देखा नहीं है। तो उस वजह माहौल पैदा करने के लिए सन 82 में वहाँ उन्होंने ये किया कि वो पिपलेश्वर महादेव मंदिर, वो छत के ऊपर मंदिर जो है वो उन्होंने निर्माण करना शुरू करा दिया। तो उसके ऊपर लोगों को ऐतराज हुआ। वो हिंदू भी नहीं चाहते थे, वैसे बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो कहते थे कि भाई ये चीज ऐसी नहीं है कि तुम पिपलेश्वर महादेव मंदिर के नाम के ऊपर दंगा करा दो। तो वो उस मंदिर के नाम के ऊपर दंगा हुआ और काफी हद तक लोगों का नुकसान हुआ। वकील साहब, 1857-1947 में मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल रहा है आज़ादी में भी, लेकिन जैसे जैसे 2026 आया और जैसे जैसे 2014 के बाद से हालात बदले, मुस्लिम कम्युनिटी को हिकारत की नज़रों से देखा जाता है। ये प्री प्लान किया गया है या ये करते ही हैं? नहीं, ये तो प्री प्लान किया गया है और इसमें कभी मुस्लिम कम्युनिटी की भी है। अपने उन बुजुर्गों की, उनके उन अकाबरीन की जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए हंसते हंसते जान दे दी। मैंने शाहनवाज साहब को बताया, अशफाकुल्ला खां का है, और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए वीर अब्दुल हमीद, कितना बड़ा नाम है, शहीद हुए मुल्क की हिफाजत करते हुए। तो हम लोग ही उनको भूल रहे हैं। हम ही लोग मुस्लिम्स जो हैं, अगर हम ही उनकी जो है यादगार बनाएं, उनके नाम के ऊपर प्रोग्राम्स करें, तो दूसरी कम्युनिटी को भी पता लगे। हम खुद ही नहीं पढ़ रहे अपने लोगों के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए हमने खून बहाया है। इतना तो दूसरे लोगों ने पसीना भी नहीं बहाया इस मुल्क के लिए जितना मिल्लत ने जो है इस मुल्क के लिए खून बहाया है इस आज़ादी के लिए। 1857 से लेकर सन 47 तक कमोबेश सन 47 तक 74,000 उलमाए कराम को फांसी दी गई। बिलोचपुरा लखनऊ के अंदर है, वहाँ मौलवियों को, आलिमों को जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे ना, चूने में डालकर उनको और उसको पानी डाला गया चूने के अंदर। ये ऐसी इस तरीके से सजाएं दी गई हैं कि चूने के अंदर पानी डाल के भस्म कर दिया गया उनको। तो ऐसी ऐसी सजाएं मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए अंग्रेजों से सही है, और तब ये मुल्क आज़ाद हुआ है। और गंगा जमनी तहजीब, हिंदू और मुसलमान, पहले तो खिलाफत तहरीक चली थी, महात्मा गांधी की क़यादत में खिलाफत तहरीक चली, तो ताकि ये कि मुसलमान सब आए, और गांधी जी की क़यादत के अंदर हिंदू और मुसलमान सब जुड़ गया। तो जब ये हमने काम करे वकील साहब, तो पिछड़ क्यों गई ये कम्युनिटी? ये समझ में नहीं आ रहा। या तो हमारे लीडरों ने काम नहीं करा, लीडर तो पहले भी रहे हैं ना हमारे,
तो जब उन्होंने ही काम नहीं करा तो हम एजुकेशन में क्यों पिछड़ गए? नहीं पिछड़ ये समझ नहीं आ रही बात। बदकिस्मती से जी मुल्क तकसीम हो गया। जी मुल्क तकसीम हुआ ठीक, धर्म के नाम पे ऊपर, धर्म के आधार पे हुआ। जी मुल्क तकसीम हुआ जी और मैसेज एक ये चला गया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मिस्टर जिन्ना से ये कहा था जी कि मेरे भाई मुल्क की तकसीम की जिद छोड़ दो, मुल्क की तकसीम की जिद छोड़ दो। ये मुल्क हमेशा से एक रहा है, जी आज तक कभी कोई निफाक नहीं रहा। ठीक। मुसलमान भी इख्तिदार में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, जी हिंदुओं ने कभी इख्तलाफ नहीं किया। हिंदू भी सत्ता में रहे, राजा महाराजा रहे, वहाँ कभी कोई इख्तलाफ नहीं किया। तो लेकिन मुल्क तकसीम होने के बाद में उन लोगों के जख्म हरे हुए, मुसलमानों पर इसादात हुए, बड़े जबरदस्त तरीके से कत्लेआम हुआ। सन 47 के अंदर नेहरू जी को भी दंगाइयों के बीच में आना पड़ा देखने के लिए, रोकने के लिए। मौलाना हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह नेहरू जी को लाए, आगजनी हो रही थी, फिसादात हो रहे थे, पुलिस तमाशाई बन रही थी। तो मौलाना हिफ्जुर रहमान ने कहा देखिए ये क्या हो रहा है। नेहरू जी भीड़ में घुस गए, तब बिलौच बुलाई उन्होंने, आर्मी बुलाई, आर्मी बुला के जब दिल्ली में अमन कराया। तो माहौल तकसीम के जो जख्म है वो रहे और बहुत लोग उसे क्रोध रहे आखिर तक के धर्म के नाम के ऊपर पाकिस्तान ले लिया तुमने। हमारे यहाँ के विधायक हैं, एमएलए हैं और पिछली 2 योजनाओं से वो हैं, लेकिन अभी तक जितना उनका एनालिसिस किया है, तो जहां तक मैंने उनका डेटा निकाला है, तो सिर्फ नाली खड़ंजों तक सीमित हैं। एक विधायक का क्या ये काम नहीं है कि वो स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और हमारे रोजगार के लिए कार्य करे? क्या विधायक इसके लिए कैपेबल नहीं है आज? नहीं, देखिए विधायक तो का फील्ड काम करने का, खिदमत करने का बहुत बड़ा होता है जी, और विधायक काम कर सकते हैं जी और किया है, करते हैं जी। यहाँ के जो विधायक हैं जी वो इत्तेफाक से नगर निगम के और नगर पालिका के मेंबर रहे हैं। जी अभी तक उनकी सोच नगर पालिका, नगर निगम के नाली खड़ंजों की रही है। जी अभी तक वो नगर निगम का ही सभासद आपको मान रहे हैं शायद। जी। अभी विधायक की कोई रोल उनका इस मेरठ के अंदर नहीं दिखाई दिया। आज अगर आप देखेंगे भाई जी, पूरा शहर कूड़े का ढेर बना हुआ है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब हमारे लीडर ऐसे होंगे, जो हमारा जो यूथ है वो एजुकेशन में कैसे आगे आएगा? नहीं, लीडर की क्या कमी है, हमारे आवाम की कमी है। मुस्तफा बेगम को हरा दोगे, रफीक को एमएलए बना दोगे। तो वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, कौन को कह रहा हूँ मैं कि भाई आप किसे हरा दोगे? आप मुस्तफा बेगम को हरा दोगे, रफीक को, जो लखनऊ को नखलऊ कहते हैं। जी जी बिल्कुल सच्चाई है, तालीम याफ्ता नहीं है जी। आप वो जीत जाएंगे। तो हमारे लिए मुसलमानों में सबसे बड़ा जहर जो पॉइजन है वो है कास्टिज्म। कास्टिज्म जी, एग्जैक्टली। सात बिरादरी के अंदर तकसीम कर दिया कि अगर कुरैशी है तो कुरैशी जीतेगा, अगर अंसारी है तो अंसारी जीतेगा, अगर सलमानी है तो सलमानी जीतेगा। मिल्लत मिल्लत है जी। और जमीयत उलमा हिंद ने इस मामले पर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। हमारे उलमाए कराम ने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। यहाँ एक जमाना ऐसा था कि जात बिरादरी पहचानी नहीं जाती थी कौन किस जाति का। यहाँ गुजरी बाजार में मुफ्ती वाले में मुफ्ती अब्दुल खालिक रहते थे जी, मुफ्ती अब्दुल खालिक जी। नगर पालिका की उस जमाने बड़ी पावर होती थी, एमडीओ सब उसी में होता था जी। जली कोची से मेंबर होते थे नगर पालिका के, वहाँ मुफ्तियों की 2 वोट भी सारे कुरैशी, तो कोई जानते भी नहीं थे। तो वहाँ उस वक्त जो था काम करने वाले की कदर होती थी जी। वो मिल्लत के बहीख्वां थे, मिल्लत के लिए अड़ते थे। तो वो शहर के किसी भी इलाके से जाके चुनाव लड़ ले, वहां से चुनाव जीत के नगर पालिका में मुफ्ती अब्दुल खालिक आ जाते थे। बादशाह आदमी थे, बड़ी दाढ़ी थी और मुफ्ती थे, तो वो जीत के जा। लेकिन कासिम जब से आया है वो हमारे लिए जहर है मिल्लत के लिए। तो इसको निकालने का भी तो तरीका होगा ना? नहीं, निकालने का तरीका इसको कैसे निकालें? उलमाए कराम का मानो, उलमाए कराम जो कहते हैं उसे मानो, फॉलो करो उलमाए कराम को, इस्लामी तालीमात को फॉलो करो। हमारे पास तो इल्म है, हमारे पास तो तालीम है, हमारे पास तो हिदायत है, हमारे पास तो रहबर है सरकार दो आलम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे पास तालीमात हैं। हम उससे हट जाए, हम ज़ात बिरादरी में आ जाए। अभी हाजी जी हमारे यहाँ के हाउस टैक्स इंक्रीज हुए और स्मार्ट मीटर लगे, और पहले जो मशीन होती थी बुनकर समाज की वो 65 रुपए प्रति मशीन होती थी, अब वो बढ़ करके 400 रुपए प्रति मशीन हो गई बिल के हिसाब से।
अगर ये विधायक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं तो उद्धार तो इन्होंने उस कम्युनिटी का भी नहीं किया। नहीं समझे आप मेरी बात? मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज बढ़ रही है और ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के चलते हैं, अंसारी कौम को ये लेकर के चलते हैं। उद्धार तो इन्होंने उनका भी नहीं किया। और जैसे जैसे ये बिल इंक्रीज हो रहे हैं, हाउस टैक्स बढ़ा है, किसी का अगर 400 रुपए का हाउस टैक्स है वो 40,000 का हो गया, तो इन लोगों ने हमारे लिए क्या करा? मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। दरअसल मैंने बताया ना, नगर पालिका के मेंबर रहे, उस सीमा से, उस विचार से निकल नहीं पा रहे। विधायक क्या होता है? विधायक सबका होता है। और विधायक को ये जो बुनकर्स हैं, बुनकर्स के जो मसाइल हैं वो ऐसे मसाइल हैं जैसे किसान के। जी। किसान अगर पेट भरने के जराये पैदा करता है तो बुनकर तन ढकने का जराये पैदा करता है। जी, सच्चाई। बुनकर का बहुत बड़ा काम है इस मुल्क के लिए। तो वो तो बुनकर के मसाइल को भी नहीं उठा पाते। बुनकर के भी मसाइल हैं। कांग्रेस के दौर के अंदर बुनकरों को मार्केटें दी हैं, सब्सिडी दी है कि आप अपना बुनकर का हाथ का बुना हुआ कपड़ा, उस जमाने में मेले लगते थे बड़े, हाथ का बुना हुआ कपड़ा जाता था, सब्सिडी दी जावे थी। अगर आपने 100 रुपए का कपड़ा बेचा है तो 25 रुपए सरकार देती थी, सब्सिडी मिलती थी उसको ऊपर। तो वो दौर था। तो ये उस चीज को भी नहीं जानते। नगर पालिका से की सीमा से, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से, क्योंकि ये रहे हैं काफी टाइम तक, तो उससे निकल नहीं पा रहे। वरना विधायक तो बहुत बड़ी चीज होता है। विधायक तो बहुत काम कर सकता है। एजुकेशन के ऊपर, टेक्निकल एजुकेशन आज बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आज जो जमाना है वो देखिए, शिक्षा हमेशा बदल जाती है। एजुकेशन का एक दौर ऐसा था कि यहाँ अंग्रेजी का दौर था, फारसी का दौर था, उर्दू का दौर था। एक दौर आजादी के बाद में हिंदी का दौर आया। अब जो उस जमाने के तालीम याफ्ता थे वो नाख्वानदा हो गए। वो नहीं जानते थे। जब तक अंग्रेजी या हिंदी ये नहीं जानेंगे तो पिछली जो तालीम थी वो बेकार। आज का जमाना कंप्यूटर का है। ये ना हिंदी जानते हैं ना उर्दू जानते हैं, कंप्यूटर तो बहुत बड़ी बात है जी। आज जो है जरूरत है कौम को और मिल्लत को, खास तरीके मुसलमानों को, जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, हमें उसको हासिल करना चाहिए। और आज की एजुकेशन जो है वो बराह रास्त रोजगार से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल। बहुत ट्रेड ऐसे हैं एजुकेशन के अंदर जिनको ट्रेड को हम हासिल करके डिग्री लेकर हम उससे जॉब कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। आज के जमाने में तो शिक्षा बहुत बड़ा वो हो गया। लेकिन ये वो समझ पाएगा जो एजुकेशन पे हो, जो समाज से जुड़ा हुआ हो, जो एजुकेशन के मेयार को जानता हो। अब जब जो खुद ही एजुकेटेड नहीं है वो उस मेयार को क्या समझेगा? हाजी जी, चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, आप चुनाव लड़ेंगे मेरठ शहर सीट से? देखिए, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ जी। कांग्रेस ने जब जब मुझको कहा जी, मुझको कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया, 18, 19, 20 साल तक प्रेसिडेंट रहा। कांग्रेस ने मुझको 2002 में कहा चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ा उस दौर के अंदर और अच्छी खासी वोट मिली। जमाने मुझे 18-20 हजार के करीब वोट मिली थी। मुझे 2012 में कांग्रेस ने कहा चुनाव लड़ो। कांग्रेस हुक्म देगी, आदेश करेगी, कांग्रेस का वर्कर रहेगा, टिकट दे या ना दे, टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के जो मैसेज है, पार्टी की जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत है, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर मैं चुनाव लड़ता हूँ। मैं धर्म के नाम पर, जात और बिरादरी के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, और मैं कुरैशी और अंसारी और सैफी और ये इनके नाम के ऊपर चुनाव नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस वर्कर के नाम से चुनाव में अंदर लड़ूंगा अगर मुझे कांग्रेस ने मौका दिया, कांग्रेस ने कहा। और अगर कोई और आया तो उसका चुनाव लड़ाऊंगा, जैसे लड़ाया उन लोगों के भी मैंने। नहीं, वो तो टिकट की बात हो गई। अगर देखा जाए शहर सीट से या दक्षिण से, तो ये तो आपने सोचा होगा कि अगर लड़ना होगा तो कहां से लड़ेंगे? देखिए, मैं अपने जिले से तो बाहर जा नहीं सकता जी, और ना मैं अपना आपको इतना बड़ा लीडर मानता कि इंटरनेशनल लेवल पे जहां से चाहूं वहां से चुनाव। जिला मेरठ है, जिला मेरठ में जो सीट कांग्रेस मुनासिब समझेगी और मुझको हुक्म देगी और मुझको जो करे तो मैं चुनाव लड़ लूंगा। लेकिन हाई जी, मेरा मानना, पर्सनली ये मानना है कि एजुकेटेड पर्सन की राजनीति में बहुत ज्यादा जरूरत है। जो अनएजुकेटेड लोग हैं उन्हें बाहर किया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मेरठ की जेंजी के लिए, यूथ के लिए आप स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा के लिए एक मैसेज दें, ताकि हमारे लोगों को ये समझ में आ जाए कि एजुकेशन और ये सारी चीजें कितना जरूरी है। आप उनको मैसेज दें। देखिए, मैं मैसेज ये दूंगा, आज के दौर में 3 चीजें मैं कहता हूं जी: तालीम, तिजारत जी, तंजीम जी। ये उन उसूलों को हम मान लें। पहला मुद्दा हमारा तालीम, हम तालीम हासिल, फिर उसके बाद में हम जॉब।
तिजारत, जी तिजारत करें, जॉब करें, नौकरी करें, सर्विस करें, जी तो वो है पालन पोषण का मसला। जी फिर है तंजीम, जी हम तंजीम से भी जुड़े। जी जो तंजीम हमारे लिए मुराद करती हो, जो लोग हमारी बात करती हो, जो हमें बिरादरान वतन के साथ दौड़ने में, तरक्की की दौड़ में दौड़ने में बराबर की हिस्सेदारी दे, तो ये सब सोचें तो वो तंजीम के जरिए से होगा। मेरा ये है तालीम, तिजारत, तंजीम, इन 3 चीजों पर हमको अमल करना होगा। पहला नंबर है तालीम का, तालीम फिर है तिजारत का, रोटी और रोजी का मसला है, जी फिर उसके बाद में हम तंजीम को मजबूत से जुड़ें ताकि वो हमारे लिए एक मजबूत हो जाए और वो मजबूर हो जाए हमारे लिए कुछ बोलने के लिए, करने के लिए। मैं एक और बात आज बताऊंगा आपको। जी गुलाम नबी आज़ाद साहब से मेरे मरासिम थे, जी कांग्रेस के कायद थे, बड़े लीडर थे। मैं एक बार उनसे मिला तो उन्होंने बहुत साफ बात कही। चुनाव आ रहे थे तो मुसलमान समाजवादी पार्टी में जाकर वोट करके सरकार बनवा दी। तो उन्होंने कहा, यूसुफ साहब मैं ये मालूम करूंगा मुसलमानों से जी कि तुमको इन्होंने समाजवादी पार्टी को, आप साइकिल पर चढ़ गए, जी आपको इन्होंने कमिटमेंट किया था, आपको रिजर्वेशन की बात कही थी, आपको कारोबार की तरक्की की बात कही थी, आपकी सेफ्टी की बात करी थी, आपको रोजगार देने की बात कही थी, आपकी आबादियां, आपको जो आवास विकास की है, कॉलोनी में बसाने की जब बात कही थी, क्या आपसे कमिटमेंट किया था जो आप साइकिल पे चढ़ गए? कोई चीज तो कहो, कोई चीज तो वादा करो कि आप हमारे साथ आइए, हाँ। हम तुम्हारी तरक्की के लिए काम हम ये काम करेंगे, आपके बच्चों के मुस्तकबिल बनाने के लिए हम ये काम करेंगे। जी। आप साइकिल पे चढ़ गए, कहने कल को जब मौका आवेगा और साइकिल सत्ता में ना आई और आगे कमल के फूल वाले सत्ता में, तो साइकिल वालों की छाती नहीं पीटने की, छाती पीटेगी मुसलमान की, पीटेगा मुसलमान। ये आजाद साहब के लफ्ज थे। मेरे साथ एक साहब और थे, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बात करते, कहने के मैं तो सोनिया जी से भी ये बात कह देता हूँ। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। भाई जी लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा, राम मंदिर की चोरी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, राम मंदिर का इस्तेमाल, राम में आस्था है, पूरे भारत के अंदर सबकी आस्था है जी और मुसलमान भी एहतराम करता है कि हमारा मजहब इजाजत देता हम दूसरों के मजहबी मामलात को किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज ना करें। हमारी आस्था अपने में है, उनकी आस्था उसमें है। जी बिल्कुल, हम एहतराम करते हैं उनकी आस्था का भी। लेकिन राजनीतिक मुद्दा अगर बनाओगे, राम के नाम पर मैं विधायक बनूं, राम के नाम पर मैं एमपी बनूं, राम के नाम पर मैं पार्षद बनूं, मैं मेयर बनूं, मैं तो राम के नाम के ऊपर आपने इस्तेमाल कर काम तो कर लिया, लेकिन राम मंदिर के लिए आपने मंदिर भी बना दिया, आपने उस नाम के ऊपर मुनाफरत भी पैदा कर दी, आपने यात्राएं भी निकाल दी राम के नाम के ऊपर। लेकिन राम मंदिर का जो लोगों ने अपने एतमाद के साथ, श्रद्धा के साथ जो चढ़ावा चढ़ाया, उसका मिसयूज रोकना कोई नहीं, उसको आपने अपनी आय का साधन बना लिया। वहाँ आय का साधन बना हुआ तुम्हारा, वहाँ जो आस्था जो के लोग जो दे रहे हैं उसका यूज होना चाहिए गरीब गुरबाओं में। मैं मुसलमानों को भी कहता हूँ कि औकाफ की जायदाद की जो आमदनी है उसमें लिए आप स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए, वजीफे दीजिए, बेवाओं के वजीफे दीजिए। आंध्र में मैंने देखा, हैदराबाद के अंदर बहुत इस मामले में काम किया लोगों ने, वहाँ की सरकारों ने भी काम किया है, तो ये काम किए जा सकते हैं। लेकिन इनका मुद्दा, राम का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा खाली सियासत और सियासत से सत्ता हासिल करने का रहा। आस्था का आज तक कभी कोई चीज नहीं दिखाई दी। अगर आस्था होती राम मंदिर में तो जो पैसा श्रद्धा से चढ़ा रहे हैं लोग उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए था, जो अब लूट खसोट हो रही है। हाजी जी, इसी आधार पे एक क्वेश्चन और निकल रहा है मेरा। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर राम में आस्था है तो वो उस पैसे का यूज गरीब गुरबाओं में होना चाहिए। हमारे मेरठ के अंदर बहुत सारी जमीन वक्फ की हैं और ये आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। क्या वो जिम्मेदार लोग इस चीज को नहीं कर सकते कि हाँ जितनी भी जमीनें उनको यूज में ले लें और हम यहाँ स्कूल या यूनिवर्सिटी खोल दें? तो ये लोग क्यों नहीं करते इन चीजों को? नहीं, इनको औकाफ वालों को भी करना चाहिए जी। और जो औकाफ से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी ईमानदारी से, जो वाकिफ की मंशा है, जो वक्फ करता है उसको वाकिफ कहते हैं, वाकिफ की जो मंशा है उस मंशा के ऊपर वो काम करना चाहिए। हमारे यहाँ फैजाम कॉलेज का मैं रहा जिम्मेदारी, तो उसके नाम 2 वक्फ थे, वक्फ मौला बख्श। एक मौला बख्श यहाँ के थे
उनकी जायदाद कोटले के अंदर भी है, आपका बादशाह रड़का के अंदर भी है, जी और फैजाम कॉलेज के लिए उन्होंने भगवतपुरा की बहुत बड़ी जमीन उनकी थी। जी तो उनकी मौला बख्शी जितनी जायदाद थी उन्होंने वक्फ बना के मौला बख्श करके उन्होंने कर दिया था मौला बख्श वक्फ, और इसका मुतवल्ली फुला होगा, और वो मुतवल्ली फैजाम स्कूल को इतने पैसे देगा, बेवाओं में इतने पैसे देगा, वाकिफ। तो जो वक्फ करता है उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक, और वक्फ एक्ट के अंदर तरमीम करके ये चीज करनी चाहिए कि वक्फ का जो पैसा है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। वक्फ के पैसे से कौम का, मिल्लत का, एजुकेशन का, मियार का, उनकी तर्ज जिंदगी को बदलने का बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। जैसा मैंने मेरठ का बताया, बहुत बड़ा वक्फ मौला बख्श रहा है, करोड़ रुपए की जायदाद का, पूरे के पूरे इलाके, पूरे मोहल्ले वक्फ मौला बख्श में रहे, और यहाँ बड़े जिम्मेदार लोग उसके मुतवल्ली रहे, लेकिन उसका भी इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया। अगर वक्फ मौला बख्श का इस्तेमाल सही हो गया होता तो यहाँ कई कॉलेज बन गए होते। तो ये हम लोगों की कमी है, मिल्लत की कमी है। मिल्लत को अपनी औकात की जायदादों के जरिए से कौम और मिल्लत की तामीर और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। उसकी आमदनी से तामीर और तरक्की के लिए, कौम और मिल्लत के लिए अखराजा खर्च करने चाहिए, और लेकिन वो उसका यूज सही तरीके से नहीं हो रहा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मिल्लत और कौम का तो मामला ये है, जिन्हें ये नहीं पता कि कूड़ा कहाँ फेंकना है। आपको लगता है कि वोट सही जगह डाल देंगे। एक हमारे क्षेत्र का मसला है आज भी, पिछले 30 सालों से कब्रिस्तान को कूड़े का ढेर बनाया हुआ है, एक बड़का तकिया बोलते हैं इस्लामाबाद में, और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो लीडर हैं, उनकी कॉन्सिक्वेंसी में वो आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको नहीं देखते। तो ये तो गैर जिम्मेदाराना बात हो गई ना। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये लोगों को कैसे समझ में आएंगी ये बातें कि तुम्हें कल को मरने के बाद उसी जगह पे जाना है, तुम वहां कूड़ा ना डालो। मरने के बाद का तो मामला बाद में है। आदमी पहले सोचता दुनिया में तुम्हें क्या फायदा हो। उन्होंने देख रहे हैं, बढ़ के तकिया मैंने देखा, कब्रिस्तान था, छोटा कब्रिस्तान था, और वहाँ कब्रें थी जी, और वहाँ किसी तरह कूड़ा करकट नहीं डाला जाता था। आज खत्ता बना दिया लोगों ने, कूड़ा बना दिया। तो उस पे जो है डर की वजह से यहाँ के विधायक, उनका एरिया है जी, वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जी, उसको अगर जाके कि नहीं भाई ये जो है ये रफा आम के लिए यहाँ पे हम काम करेंगे, ये खत्ता नहीं बनाएंगे, माकूल जगह है वो, तो बहुत काम, लेकिन वो नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी कम्युनिटी नाराज हो जाएगी, क्योंकि जो लोग खत्ता बना रहे हैं उनके लिए वो नुकसान होगा। कभी कभी तामीर और तरक्की के लिए और अच्छाई और काम के लिए कड़वी गोली, कड़वी दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता, कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ता, कड़े इकदाम का भी करना पड़ता, तब जाके निजाम चलता है। लेकिन हम ये सोचें कि अगर हमने कड़वी कोई बात कही जो जिससे मुफीद फायदा हो रहा है और कुछ लोगों का नुकसान होता है, लेकिन वो नहीं किया जाता ताकि हम किसी बुराई में ना पड़े, ये चीज करनी पड़ेगी। और वो दौर खत्म हो गए। खान बहादुर एजाज संघ में चेयरमैन रहे, बहुत बड़े रहे। नवाब शौकत हमीद खान मरहूम अल्लाह दर्जात बुलंद करे, बहुत बड़े कायद थे, बहुत बड़े लीडर थे, बागपत से एमएलए होते थे, लेकिन पूरे जिले के ख्याल रखते थे। और उनके जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो गए थे जिंदगी के आखिर मरहले में, नवाब शौकत हमीद खान, तो वो जामा मस्जिद जो हमारी शाही जामा मस्जिद है, मुझे अच्छी तरीके से याद है। हमारे घर पर हमारे ताया थे शहीद मिल्लत नेता हकीमुद्दीन, वहाँ हर जुमे की शाम को वो मीटिंग करते थे मेरठ के सरकर्दा लोग। तो उनकी प्लानिंग ये थी कि जामा मस्जिद के जो बरामदे हैं, इन बरामदे के ऊपर मैं वक्फ बोर्ड की जानिब से छोटे छोटे फ्लैट बनाऊं चारों तरफ, और वो फ्लैट जो मुस्लिम अधिकारी आते हैं, मस्जिद की सेफ्टी भी इतनी उनकी दूर की सोचती नवाब शौकत हमीद खान मरहूम की कि इन फ्लैट को जो सरकारी अधिकारी आए वो लेते हैं, तो वो हम वक्फ की तरफ से उनको अलाट करें। अब कोई साल भर में चला जाएगा, 2 साल में चला जाएगा, तो मुस्तकिल कब्जा भी नहीं होगा, और अधिकारी वहां का रख रखाव अपने हिसाब से करेगा, मस्जिद की भी हिफाजत होगी। ये नवाब साहब की उस जमाने की सोच थी। तो उस जमाने बदल गए, लोग बदल गए, मफाद परस्ती हावी हो गई, दूसरों का सोचना बंद हो गया। वो ऐसे लीडर थे कि बागपत से एमएलए मेरठ की सोच रहे हैं और सोच रहे भाई कैसे होगा, कोई आधा भी नहीं था उनके पास, वो खुद ही सोचते थे कैसे तामीर और तरक्की हो लोगों की। फैजाम कॉलेज चलाया उन्होंने, और उस जमाने में ग्रांट आती थी कॉलेज को, जब तनख्वाह दी जाती थी, और ग्रांट बाद रोक दी जाती थी, तनख्वाह नहीं मिलती थी। नवाब साहब जो कहीं कहीं से लाके
बड़े बड़े से पैसे लाके मास्टरों की तनख्वाह देते थे। जी भाई जी, लगता है आपको इस बार विधायक यहाँ के जो अभी करंट विधायक हैं वो इस बार 27 में जीत पाएंगे? आपका एनालिसिस भी होगा कुछ ना कुछ। देखिए, मैं इस बात पर कोई कमेंट करूंगा नहीं, जी क्योंकि मैं भी एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो लाजमी बात है, मेरी ये बात कभी भी मानी जाएगी, भाई ये तो कांग्रेस ही है, ये तो अपने हिसाब से कहेंगे। तो ये थे डॉक्टर यूसुफ कुरैशी एडवोकेट। आपने सुने इनके विचार। प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और यूनाइट B2B को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।